वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिस पर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा डिपेंड करता है। तो क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि इफ ए सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम बी सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट और एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, then the equilibrium shift itself in such a direction so as to undo or neutralize the change effect of the change। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और आप उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं बाय द मीन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट और कोई इनर्ट गैस वगैरह ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, लेकिन अपने आप को दोबारा रीएस्टैब्लिश कर लेगा, उस डायरेक्शन में अपने आप को रीएस्टैब्लिश करेगा जिस डायरेक्शन में जाकर वो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, जो चेंज आपने लाया था उस चेंज को अंडू कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास घर में कोई सामान फालतू का है तो हम वो सामान और थोड़ी लाएंगे घर में कि हम फालतू को और फालतू कर दें। हम उस सामान को निकालते हैं, बेच देते हैं उसको। जिस चीज की कमी होती है कोशिश की जाती है घर में वही चीज लाई जाए। सपोज कीजिए मैं बाइक चला रहा हूं और सामने से कोई दूसरा बाइक वाला आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा मैं भी उसी डायरेक्शन में जाके भेड़ दूं, नहीं ना, मुझे उस कोलिजन को प्रिवेंट करना है। मैं अब अपनी बाइक की डायरेक्शन इस तरह से मोड़ूंगा कि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई ने लेफ्ट लिया तो मैं भी लेफ्ट लेकर फोड़ दूं। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमें इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, चाहे वो इफेक्ट हम किसी भी तरीके से डालें, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटालिस्ट और कोई इनर्ट गैस हो। इसको जरा आप कुछ बारीकियों से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में है, देखिए सीधी सी बात है, जो फालतू है, जो ज्यादा है उसे खर्च कर दो, जो ज्यादा है उसे खर्च कर दो और जो कम है उसे बना दो। जिस चीज की कमी है उसे बनाओ, जो फालतू है उसे उड़ाओ। तो देखिए सपोज कीजिए PCl5 चेंजेस टू PCl3 एंड Cl2। सपोज कीजिए ये सिस्टम में है जिसमें रिएक्टेंट PCl5 एंड प्रोडक्ट PCl3 एंड Cl2। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, PCl5 की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। PCl5 यानी रिएक्टेंट की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। अब देखिए जब आप रिएक्टेंट रिएक्शन में ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट भी तो ज्यादा ही बनेंगे ना। अरे भाई जब आप आटा ज्यादा गूंदोगे तो रोटियां भी तो ज्यादा ही बनाओगे ना। रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। मींस जो चीज फालतू है अब रिएक्शन उसे कंज्यूम करेगा, जो इफेक्ट आपने डाला उसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपने रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाई तो उसको कैसे डिक्रीज, उसको कैसे ठिकाने लगाएगा, प्रोडक्ट बनाकर। यानी रिएक्शन कहां मूव करने लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। सीधी सी बात है, रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करेगा और रिएक्टेंट जब कंज्यूम होते हैं तो प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट करने लगते हैं। रिएक्शन नाउ गेट शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, किसी एक प्रोडक्ट की कम कर देते हैं, सपोज करो मैंने Cl2 की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो जो कम है उसे हम बनाएंगे। तो Cl2 की अब हमें फॉर्मेशन करनी है। तो Cl2 कब बनेगा, जब PCl5 डिसोशिएट होगा। तो PCl5 जो डिसोशिएट होगा तो फिर से और प्रोडक्ट बनने लगेंगे, फिर से Cl2 जो बेचारा डिक्रीज हुआ था उसकी फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन फिर से कहां जाने लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा। चलिए अगर हम PCl3 की अमाउंट को इंक्रीज कर दें, यानी प्रोडक्ट को अगर हम बढ़ा दें, तो जो चीज हमने बढ़ाई है उसे हमें ठिकाने लगाना है, उसे हमें डिक्रीज करना है, उसे हमें कंज्यूम करना है। तो PCl3 की अमाउंट आपने बढ़ा दी, प्रोडक्ट को आपने बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करोगे, व्हेन दे चेंजेस बैक टू रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट इंक्रीज हुए हैं ना उनकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होने लगेगा, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होने लगेगी ताकि जो इफेक्ट आपने डाला था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। मींस नाउ रिएक्टेंट शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सीधी सी बात इसमें यह है कि अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को बनाने लगता है फॉरवर्ड, प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को बनाएगा यानी बैकवर्ड। तो इस बात से हमें एक शिक्षा मिल जाती है कि अगर हमने रिएक्टेंट्स की अमाउंट को इंक्रीज किया तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, अगर हमने प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज किया तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। सपोज कीजिए अगर हमने रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन कम कर दी तो देखिए जो कम है वो बनेगा, जो कम है वो बनेगा।
अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम कम करते हैं तो हमें रिएक्टेंट को बनाना पड़ेगा। हमारे आर्मी में अगर फाइटर प्लेन कम है, जैसे कि अभी हमने राफेल ले रहे हैं, तो अगर हमारे फाइटर प्लेन कम है तो अब हम फाइटर प्लेन की ही तो नंबर बढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी कि ना और कम कर देंगे, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना दिमाग खराब कर देंगे। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्टेंट ही हमें बनाने होंगे, मींस रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाने लगेंगे। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो प्रोडक्ट ही बनेंगे, यानी कि रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, इस तरीके से, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए N2 3H2 चेंजेस टू 2NH3। सपोज कीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब आप फटाफट बताइएगा कि रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सपोज कीजिए आपने N2 की अमाउंट इंक्रीज की, रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, प्रोडक्ट बनेंगे फॉरवर्ड। आपने हाइड्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज किया, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट, ज्यादा रिएक्टेंट लोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, फॉरवर्ड। आपने अमोनिया को इंक्रीज कर दिया, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा दिया, तो ज्यादा प्रोडक्ट यानी ज्यादा रिएक्टेंट बनने लगेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड। अमोनिया की अमाउंट को आपने डिक्रीज कर दिया, तो अब अमोनिया बनना शुरू होगा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाने लगेंगे, रिएक्शन गया फॉरवर्ड। नाइट्रोजन की अमाउंट को आपने डिक्रीज कर दिया, तो नाइट्रोजन बनेगा कब, जब अमोनिया टूट के इन दोनों को बनाएगा, यानी बैकवर्ड। तो सीधी सी बात कि रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट कम करोगे तो रिएक्टेंट ही बनेंगे, यानी रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। प्रोडक्ट ज्यादा लोगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होने लगेगा। तो ये बात हुई कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेता है, उस डायरेक्शन में जाकर अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगा जिस डायरेक्शन में इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये तो बात हुई कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो उस पर इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें। देखिए मैं इसी रिएक्शन की बात करता हूं, जो भी इक्विलिब्रियम होता है व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस स्टेट, तो इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज कंटेनर में अटेन होता है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आपने क्लोज कंटेनर नहीं लिया तो गैस तो सारी एस्केप कर जाएंगी, इधर उधर फुर हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। अब आपने क्या किया, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ाया है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने पिस्टन को दबा दिया है, अर्थात वॉल्यूम को कम कर दिया। अब वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन तो बढ़ गई। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए पर यूनिट वॉल्यूम। किसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, PCl5 के भी बढ़ गए, PCl3 के भी, और Cl2 के भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी बढ़ गए, है ना। जब आपने देखो कंटेनर के अंदर ही तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जब आप कंटेनर की वॉल्यूम को कम कर दोगे तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबको मूव करने के लिए कम वॉल्यूम अवेलेबल होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, यानी रिएक्टेंट के भी मोल बढ़ गए और प्रोडक्ट के भी मोल बढ़ गए। अब देखिए इसको बात समझने की कोशिश कीजिए, रिएक्टेंट के भी मोल बढ़ गए, प्रोडक्ट के भी मोल बढ़ गए, लेकिन ज्यादा कहां बढ़े, ज्यादा कहां बढ़े, यहां 2 मोल है तो यहां ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, यहां 1 मोल है तो यहां कम बढ़ोतरी होगी। देखिए इसको आप ऐसे समझ लो, ऑस्ट्रेलिया की कुछ पॉपुलेशन है, इंडिया की कुछ पॉपुलेशन है, हर साल वहां पर भी कुछ पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ पर भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा तो हमारे यहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां ज्यादा मोल होंगे वहां ज्यादा इंक्रीज होगा, जहां लेस मोल होंगे वहां कम इंक्रीज होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम को बैलेंसिंग का काम करता है, जो इफेक्ट डाला है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये वहां ध्यान देने लगेगा जहां इसको लॉस हो रहा होगा, जहां इसको लॉस हो रहा होगा। नाउ द इक्विलिब्रियम नाउ गेट शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल साइड, ताकि उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेसर मोल साइड। दोबारा समझाते हैं, प्रेशर इंक्रीज किया मींस पिस्टन को दबा दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम के कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब ये मत सोचिए कंसंट्रेशन केवल रिएक्टेंट की बढ़ी है भाई, क्योंकि वॉल्यूम को कम कर दिया है आपने, तो उस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए 1 सेंटीमीटर क्यूब में। किसके मोल बढ़ गए, रिएक्टेंट के बढ़ गए, प्रोडक्ट के बढ़ गए। तो यहाँ रिएक्टेंट में 1 मोल है या 2 मोल है, तो जहां ज्यादा मोल होंगे वहां ज्यादा इंक्रीज होगा, जहां लेस मोल होंगे वहां लेस इंक्रीज होगा।
तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट नाउ टुवर्ड लेसर मोल साइड ताकि वो उस दोनों को बैलेंस कर सके। तो जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल साइड, जहां मोल कम होंगे लेसर मोल साइड की तरफ इक्विलिब्रियम अपना शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस केस में इक्विलिब्रियम कहां जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, क्योंकि लेसर मोल बैकवर्ड साइड में है। चलिए अब जरा इसको भी चमका लेते हैं एक बार। चलो इसका रिवर्स इफेक्ट भी देख लेते हैं। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, मींस हमने पिस्टन को ऊपर की तरफ कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गई। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो पार्टिकल सारे दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दी तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो गई। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। अब रिएक्टेंट के भी पार्टिकल कम हो गए और प्रोडक्ट के भी कम हो गए। तो ज्यादा पार्टिकल प्रोडक्ट में है तो ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की कम। तो जहां ज्यादा लॉस होता है इक्विलिब्रियम वही ध्यान देता है, वो उस तरफ चला जाएगा जहां उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है। मींस अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो कहां जाएगा, हायर मोल साइड, इक्विलिब्रियम हायर मोल साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट। चलिए अमोनिया के केस में देखिए, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, चलिए हमने कर दिया प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेसर मोल साइड। यहां 2 मोल्स हैं, यहां 4 मोल है, 2 और 4, तो कहां जाएगा, लेसर की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड। अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर को डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम जाता है हायर मोल साइड, हायर मोल हायर मोल हायर मोल हायर मोल, इधर 4 है इधर 2, तो ये बैकवर्ड। गॉट इट। देखिए ऐसे देखते हैं एक और एग्जांपल, 2HI चेंजेस टू H2 प्लस I2। अगर मैं इस केस में प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल साइड। इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, ये तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, फॉरवर्ड जाऊं या बैकवर्ड जाऊं, तो कहीं नहीं जाएगा। इस केस में जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मोल इक्विलिब्रियम होंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन प्रेशर डिक्रीज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस उन केसेस में जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल होंगे, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में या तो मोल्स कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। जब दोनों तरफ मोल इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड। चलिए ठीक है, प्रेशर का खेल भी समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं जरा टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट तो पड़ता है। अब वो फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा उसको देखना पड़ेगा। देखिए किसी कंपाउंड को तोड़ना, इसमें अगर मैं देखूं फर्स्ट केस में ही मैं कंसीडर करता हूं, फॉरवर्ड प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं, PCl5 को डिसोशिएट कर रहा हूं। किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, तो तोड़ना इज एंडोथर्मिक। और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस केस में देखिए आप अमोनिया की केस में, हैबर्स प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है फॉरवर्ड में, एक्सो, डिसोसिएशन एंडो। यहां पर इसको तोड़ा जा रहा है, देखो HI को तोड़ के हम ये दोनों बना रहे हैं। तोड़ना इज एंडोथर्मिक, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर्मेशन में एनर्जी लिबरेट होती है, तो वो एक्सोथर्मिक। चलिए ये बात अगर हमें समझ में आ गई है तो हम जंग के मैदान में टूट पड़ते हैं। सपोज कीजिए आपने सिस्टम को टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कर दिया आपने, तो आपने जब उसको हीट किया तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है आपने एनर्जी प्रोवाइड करके। तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को दोबारा संभाल लेता है, रीएस्टैब्लिश कर लेता है। जैसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन फिर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं उसका सोल्यूशन क्या, और हम सोल्यूशन निकाल के उसको खत्म कर देते हैं। वही चीज है, मतलब बैलेंसिंग है। ली चैवलर प्रिंसिपल ने हमें यही बताया कि केमिस्ट्री में इक्वेशन में किस तरीके से अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो इक्विलिब्रियम उसको कैसे एस्टैब्लिश करता है, कैसे उस प्रॉब्लम को ठिकाने लगाता है। अब देखिए टेम्परेचर आपने सपोज कीजिए इंक्रीज कर दिया, यानी यू आर सप्लाइंग मोर हीट, तो जो हीट आप दे रहे हैं उसका क्या होगा,
पहले जैसा ही होगा, जब आपने रिएक्टेंट बढ़ा दी तो रिएक्टेंट को आपने कंज्यूम किया, प्रोडक्ट आपने बढ़ाया तो प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया। अब आपने हीट को बढ़ाया है तो उस हीट का क्या होगा, दैट हीट शुड बी एब्जॉर्ब, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे। दैट हीट शुड बी एब्जॉर्ब, और हीट कब एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में? जी हाँ, हीट तो एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। जी हाँ, तो अब एंडोथर्मिक में आप देख लीजिए फॉरवर्ड बैकवर्ड में कौन है, इन दिस पर्टिकुलर केस एंडोथर्मिक कौन है, फॉरवर्ड हमारा है, तो इक्विलिब्रियम जा रहा है फॉरवर्ड, यानी एंडोथर्मिक जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एंडोथर्मिक साइड की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक साइड की तरफ इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, राइट। सो अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करना फेवर एक्सो, तो एक्सो कौन है, बैकवर्ड, तो इस पर्टिकुलर केस में PCl5 की फॉर्मेशन होने लगेगी, मींस रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस पर्टिकुलर केस में आ जाइए, सपोज कीजिए अपना मूड बन गया कि टेम्परेचर बढ़ाओ, चलो बढ़ा देते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, कोई पूछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ना ना ना, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि विच डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक एंड विच डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहां पर देखो, किसी कंपाउंड का टूटना एंडोथर्मिक होता है, तो यहां पर अमोनिया का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक को ही फेवर करेगा, वेदर इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक साइड, तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, एंडोथर्मिक को फेवर मिल गया, यानी अमोनिया टूटने लगेगा। आप ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया नाउ इंक्रीज, अमोनिया टूटेगा तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड, क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक मींस फॉरवर्ड। क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए कौन सी डायरेक्शन है एंडोथर्मिक साइड में, तो एंडोथर्मिक है ऊपर वाली डायरेक्शन, तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक को फेवर करने लगेगा, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम किधर गया, फॉरवर्ड में गया। टेम्परेचर डिक्रीज करते तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि बैकवर्ड में जाएगा। ये सीन बना। तो ये केस हुआ हमारा, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट को डिस्कस करते हैं। ये दूसरा फैक्टर है कि इक्विलिब्रियम को क्या कैटालिस्ट अफेक्ट करता है। देखिए, कैटालिस्ट को हम जनरली वैसे पढ़ चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह में हमने इसको पढ़ा था कि कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है विदाउट एक्चुअली नेट पार्टिसिपेशन इनटू द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन को जो बूस्ट कर देता है लेकिन रिएक्शन में फाइनली अपने आप को डिटैच कर लेता है। अगर हम ग्राफ को देखें कि किस तरीके से कैटालिस्ट रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, देखिए ये है एनर्जी प्रोफाइल कर्व, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। चलिए, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, लेकिन ये है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। आपने ये डेफिनेटली सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप जाके मैं लिंक दे देता हूं, आप उसमें उसको देख लीजिएगा। सो दिस इज एक्टिवेशन फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होंगे, व्हेन दे क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। चलिए, इसी तरह अगर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में आना चाहते हैं तो उनको भी एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। कैटालिस्ट क्या करता है, जब आप कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव, एक बेसिकली शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है। जैसे बोर्ड में अभी हमें 33 मार्क्स पे पास होना होता है, लेकिन बोर्ड कहते नहीं अब से हम आपको 23 पे पास करेंगे, तो बच्चे एकदम खुशी से बावड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक शॉर्टकट दे दिया। तो जैसे 33 का वो बैरियर 23 होगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चे पास होंगे। सो कैटालिस्ट बेसिकली क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें
एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अब लेस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए लेस एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल डिक्रीज करता है, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी दोनों का रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या था, ये था बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन में रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। और जो रेट कांस्टेंट होता है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर तो हम यहाँ पे फिक्स रख रहे हैं, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर हम बात करें रेट की, तो रेट नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब कैटालिस्ट यहां पर क्या करता है, वो फॉरवर्ड की भी स्पीड को और बैकवर्ड की स्पीड को दोनों को सेम लेवल तक चेंज करता है। सपोज कीजिए किसी के लिए केसी की वैल्यू 1/2 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा केसी उतना ही रहेगा। यानी कि फॉरवर्ड के रेट को भी मैंने डबल कर दिया और बैकवर्ड के रेट को भी मैंने डबल कर दिया, तो मेरा केसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कैटालिस्ट भी तो यही करता है बेचारा, कोई पार्शियलिटी नहीं करता। ये फॉरवर्ड की स्पीड को और बैकवर्ड की स्पीड को दोनों को सेम लेवल तक चेंज करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है और केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जी हाँ, कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सपोज कीजिए केसी यहां पर अटेन हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में अटेन हो रहा है एंड केसी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लेट इट बी 4। अगर आप उस रिएक्शन में कैटालिस्ट डालते हैं तो केसी की वैल्यू अभी भी 4 ही आएगी और उसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा जिस पोजीशन पे इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट आया था। बट फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो काम 10 घंटे में होता है वो काम कैटालिस्ट डालकर शायद कम ड्यूरेशन में हो जाएगा, शायद नहीं 100% कम ड्यूरेशन में हो जाएगा। मींस catalyst does not alter the position of equilibrium, catalyst does not affect the value of Kc, it just fasten the rate of attainment of equilibrium। ये क्या करता है, फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए दोनों के लिए सेम लेवल में एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करता है। जितना फॉरवर्ड में डिक्रीज हुआ उतना ही बैकवर्ड में डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड का भी रेट और बैकवर्ड का रेट दोनों का रेट बढ़ता है। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन पे, उसकी वैल्यू पे, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैटालिस्ट बेसिकली फास्टन द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी हो या केपी हो, उनकी वैल्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो कैटालिस्ट का फायदा बेसिकली यही है कि जो काम 10 घंटे में हो रहा था वो शायद अब 1 या 2 घंटे में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, दैट्स इट। अब हमारा एक और लास्ट फैक्टर रह गया है, वो क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इसको भी देखते हैं जरा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। हम कोई इनर्ट गैस तो ऐड करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे या कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे, ये भी दो बातें हैं। चलिए पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे कि हम कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे। सपोज कीजिए PCl3 Cl2 और दोनों आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं PCl5 और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंटेनर में हो रहा है जिसकी कुछ वॉल्यूम होगी। ओके, पर्टिकुलर वॉल्यूम में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, केसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी होगी। अब आपका मूड बन गया कि इसमें हम हीलियम गैस ऐड करेंगे, चलो, और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इनर्ट गैस है हीलियम, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद PCl3 Cl2 और PCl5, means whatever be the inert gas, it is not going to undergo compound formation with any of the component। जो भी इक्विलिब्रियम में कंपोनेंट है उनके साथ वो कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तभी तो नाम है इनर्ट। अब देखिए हमारा Kc क्या है, Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम हीलियम गैस ऐड करे जा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या ये पॉसिबल है कि आप लगातार हीलियम गैस अंदर भर रहे हैं और वॉल्यूम ना बदले? जी हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर बढ़ जाए।
वॉल्यूम तभी कांस्टेंट हो सकती है जब प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और प्रेशर तभी कांस्टेंट रह सकता है जब वॉल्यूम बढ़ जाए। अब हमारी कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम नहीं बढ़नी चाहिए, तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर तो इसी का बढ़ेगा ना, हीलियम का ही तो प्रेशर बढ़ेगा, हीलियम का अपना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ना तो वो इसके साथ पंगे ले रहा है, ना इसके साथ, ना इसके साथ। हीलियम जो गैस हम भरे जा रहे हैं वो इन तीनों में से किसी के साथ भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। केसी का जो एक्सप्रेशन है या इवन केपी का जो एक्सप्रेशन है उसमें किसका प्रेशर आएगा? अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आएगा। क्लियर? तो इसमें जो हमारा केपी का एक्सप्रेशन है इसमें भी कहीं पर भी हीलियम के प्रेशर की तो बात ही नहीं हो रही, और ना ही हीलियम की कंसंट्रेशन की कोई बात हो रही है। ये इनर्ट गैस है, केसी और केपी का इस इनर्ट गैस से कोई लेना देना नहीं है अगर आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कहानी कांस्टेंट प्रेशर पर होती तो देखिए, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं हीलियम गैस लगातार एंटर करा रहा हूं, तो हीलियम गैस जैसे जैसे हीलियम या नियोन या आर्गन व्हाटएवर भी द इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम प्रेशर कब कांस्टेंट रहेगा? जब वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी। यानी कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो इस बार वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम पूरे कंटेनर की बढ़ेगी। वॉल्यूम के बढ़ने से इसकी तीनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जरूर चेंज हो जाएगी, और कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन का मतलब है मोल्स डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, यानी रिएक्टेंट के भी मोल डिक्रीज हो गए, प्रोडक्ट के भी डिक्रीज हो गए। तो जहां ज्यादा मोल होंगे वहां ज्यादा डिक्रीज, जहां कम मोल होंगे वहां कम डिक्रीज। देखिए रिएक्टेंट के भी मोल डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट के भी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां 2 मोल है, तो रिएक्टेंट में ज्यादा डिक्रीज दिखेगा, प्रोडक्ट में कम डिक्रीज दिखेगा। इक्विलिब्रियम किसको संभालता है? जहां से ज्यादा नुकसान होता है। इक्विलिब्रियम नाउ विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड, जहां से ज्यादा लॉस होगा वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड। तो जब भी आप कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। N2 प्लस 3H2 चेंजेस टू 2NH3। सपोज कीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपने कोई आर्गन गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर दी, तो प्रेशर गैस का तभी कांस्टेंट रहेगा जब वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, है ना? अब वॉल्यूम बढ़ती जा रही है तो प्रेशर कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की भी, हाइड्रोजन की, अमोनिया की, सबकी डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट की भी डिक्रीज, प्रोडक्ट की भी। रिएक्टेंट में देखिए ज्यादा मोल है, प्रोडक्ट में कम है, तो रिएक्टेंट में ज्यादा डिक्रीज, प्रोडक्ट में कम डिक्रीज। नाउ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में भी वो बैकवर्ड में जाएगा। सीधी सी बात ये है, जहां पर ज्यादा नुकसान होता है इक्विलिब्रियम हमेशा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होकर उसको सेव करने की कोशिश करता है। तो ये तो बात हुई ली चैटलर प्रिंसिपल की कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कोई कैटालिस्ट या कोई इनर्ट गैस अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। देखिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम। सपोज कीजिए SO2 प्लस O2 चेंजेस टू SO3। अब हमें वो तमाम फेवरेबल कंडीशंस बतानी है जिससे हम SO3 की यील्ड को मैक्सिमाइज कर सके। वो तमाम कंडीशंस वी हैव टू मेंशन जिससे कि जो SO3 की यील्ड है वो हम मैक्सिमाइज कर सके। तो हम इसमें पूरा का पूरा ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। देखिए हमें SO3 की अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तभी ज्यादा बन सकते हैं जब रिएक्टेंट ज्यादा लोग, यानी SO2 की अमाउंट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। SO2 जितना ज्यादा लोगे तभी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके SO3 की ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। O2 की अमाउंट को जितना ज्यादा लोगे, रिएक्टेंट ज्यादा लोगे, तो SO3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में। तीसरी बात कि SO3 शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म। जैसे SO3 बनता है थोड़ा सा निकाल लो ताकि इक्विलिब्रियम फिर से फॉरवर्ड चला जाए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम की तो यही एक दिक्कत है ना कि जहां उसे नुकसान होता दिखता ना वो वहीं उसको संभालने के लिए भाग जाता है।
अगर आप प्रोडक्ट को निकालते रहोगे टाइम टू टाइम तो इक्विलिब्रियम को लगेगा कि अरे प्रोडक्ट तो कम हो रहे हैं, बनाओ भाई बनाओ, तो वो और प्रोडक्ट को बनाने लगेगा और SO3 बनेगा, आप निकालते जाओ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, फिर आप निकालते जाओ। तो यहां से आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करके SO3 की यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और यही तो हमारा पर्पस है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अगर मुझे SO3 की यील्ड को इंप्रूव करना है तो मैं कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करूंगा, मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा लूंगा और प्रोडक्ट को निकाल दूंगा एज सून एज दे फॉर्म। अब बात आती है प्रेशर की, कि प्रेशर को हम क्या करें, हाई ले या लो ले। देखिए यहाँ 2 मोल है या 3 मोल है। इक्विलिब्रियम जब आप प्रेशर ज्यादा लेते हैं तो लेसर मोल जाता है, प्रेशर ज्यादा लेते हैं तो लेसर मोल। यहाँ 2 मोल है या 3 मोल है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे प्रेशर यहाँ पर हाई लेना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर से मैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर पाऊंगा, so that the yield of SO3 can be increase। चलिए अब बात टेम्परेचर की आ गई, टेम्परेचर को लो लें या हाई लें। देखिए टेम्परेचर में थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि अगर मैं टेम्परेचर हायर लेता हूं तो हायर टेम्परेचर एंडोथर्मिक, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन एक्सो, कंपाउंड का डिसोसिएशन एंडो। तो यहां पर अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो SO3 टूटने लगेगा, SO3 टूटने लगेगा क्योंकि एंडोथर्मिक कौन है, बैकवर्ड है। तो टेम्परेचर मैं ज्यादा नहीं लूंगा। अगर मैं टेम्परेचर लो लेता हूं तो SO3 तो बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लो टेम्परेचर लेने से रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। टेम्परेचर अगर मैं लो लेता हूं तो रिएक्शन मेरा स्लो हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर मैं ज्यादा लूंगा तो रिएक्शन तो फास्ट होगा लेकिन SO3 टूटने लगेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ SO3। तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं कि हम टेम्परेचर को मॉडरेट ले लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि लो टेम्परेचर पे SO3 बनेगा तो लेकिन वो स्लो बनेगा। लेकिन हम इंसानों को सब्र नहीं है, हमें चाहिए ज्यादा भी बने और जल्दी भी बने। तो हम क्या करते हैं, मॉडरेट ले लेते हैं, ना हाई लेते हैं ना लो लेते हैं, क्योंकि हाई लेने से टूटने लगता है, लो लेने से रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं। और देखिए कैटालिस्ट तो ऐसी बात है कि सब्जी में नमक के बिना मजा नहीं आएगा, छोंक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कैटालिस्ट तो आप डाल ही दीजिए, क्योंकि कैटालिस्ट से रिएक्शन फास्ट होता है, तो कैटालिस्ट इसको रिएक्शन को फास्ट कर देगा, स्पीड अप कर देगा। ठीक है, बाकी कैटालिस्ट को तो बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आपको सरफेस केमिस्ट्री में जो पर्टिकुलर कैटालिस्ट का लेक्चर है वो देखिए, इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा क्या एक्टिविटी होती है, क्या सेलेक्टिविटी होती है, क्या पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट होते हैं, होमोजीनियस क्या है, हेटेरोजीनियस क्या है, कैसे रेट को ये इंक्रीज करता है, एंडोथर्मिक के लिए क्या है, एक्सोथर्मिक के लिए क्या है, वगैरह वगैरह। सो और इनर्ट गैस, तो अगर मैं कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करूंगा तो इक्विलिब्रियम कहां जाता है, हायर मोल साइड। ये 3 है, ये 2, तो यहां मैं इनर्ट गैस नहीं ऐड करूंगा। राइट, तो ये बात हुई हाउ टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ SO3। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए, मुझे N2 3H2 changes to 2NH3, दिस इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस जिसमें आप अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल आप वो तमाम फेवरेबल कंडीशन बताइए जिससे कि आप अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकें। तो क्वेश्चन ये है कि चलिए, अगर हमने नाइट्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया तो कहां जाएगा इक्विलिब्रियम, डेफिनेटली फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा रहे हो, ज्यादा रिएक्टेंट तो ज्यादा प्रोडक्ट, यानी फॉरवर्ड, यानी कि अमोनिया की यील्ड बढ़ गई। मैं वही फैक्टर लिख रहा हूं जिससे अमोनिया की यील्ड को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं। हाइड्रोजन की अमाउंट, जितना ज्यादा हाइड्रोजन लेंगे उतना ज्यादा अमोनिया बनेगा। तीसरी बात है कि अमोनिया को निकालते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा आप अमोनिया निकालते जाएंगे इक्विलिब्रियम को लगेगा अरे अमोनिया कम हो रहा है, बनाओ भाई बनाओ, इक्विलिब्रियम और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर या प्रेशर, प्रेशर जब भी आप इंक्रीज करते हैं वो लेसर मोल की तरफ भागता है। यहाँ 4 मोल है, इधर 2, फॉरवर्ड जाएगा, यानी और ज्यादा अमोनिया बनेगा। तो प्रेशर ज्यादा रखना अमोनिया को फेवर कर रहा है। इसी तरह टेम्परेचर, किसी कंपाउंड का बनना, एक्सोथर्मिक टूटना, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर ज्यादा लिया तो अमोनिया टूटने लगेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करना एडवाइजेबल नहीं है। लो पे करेंगे अमोनिया बनेगा लेकिन स्लो हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, मॉडरेट कर देते हैं। कैटालिस्ट, कसम खा चुके हैं कि कैटालिस्ट तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि कैटालिस्ट तो रेट को इंप्रूव कर देता है। और इनर्ट गैस अगर आपने कोई ऐड कर दी कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो शिफ्ट करती है हायर मोल साइड, तो यहां पर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे अमोनिया की यील्ड कम हो जाएगी।
right? So these are the few conditions that favor the formation of ammonia. तो दिस इज ऑल अबाउट ली चैटलर प्रिंसिपल, जिसमें हमने उसको पूरी तरीके से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस और कैटलिस्ट, सभी का हमने डिफरेंट एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस कर लिया है. सो डियर स्टूडेंट, होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.